हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो अभी आप देख रहे हैं पूर्वावलोकन घटना चक्र का, जो कि सामान्य विज्ञान है। और इस बुक से पहला हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे। फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि आपका मात्रक एवं इकाई था, उस टॉपिक को हमने क्लियर किया था। टॉपिक सेकेंड आपका जो कल आया था वो था मापक यंत्र एवं पैमाने। आज हम थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा होगा यांत्रिकी। क्या होगा? यांत्रिकी। तो आज इसे हम कवर करेंगे। और आप लोगों का रिस्पांस वैसा नहीं दिख रहा है, फिर भी प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को शेयर करें जितना से जितना हो सके। और शाम 6 बजे डेली आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, शाम 6 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका लुसेंट का कमेंट आ रहा था, साथ में 360 डिग्री बुक का, उसके बाद इडुटेरिया का जो NCERT ऑल आउट है उसका, और प्लस में एक बुक आपका और बचा हुआ था बिहार SPD का, है ना, बिहार SPD का। ये सारा बुक आपका हम 2 से 3 दिन में सारा कंप्लीट कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। वीडियो सबका बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं हम। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन सबका मैराथन आएगा, इसलिए आप लोग जब भी आएगा धमाका के साथ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी की बात करें तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी क्या होता है? तो भौतिकी विज्ञान की वो शाखा होता है जिसमें पिंड पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है भार यानी वेट। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण एवं स्थानीय गुरुत्व त्वरण के अनुसार लगने वाला बल, जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होता है, उस वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास। तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण जो कि वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा और उसके जरूरत की माप होता है। तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु अथवा पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है और इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किससे? स्मॉल m से। भार एवं द्रव्यमान में अंतर समझिए। जो भार होता है वो W और द्रव्यमान m होता है। तो भार पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, जबकि द्रव्यमान वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ग्राम या किलोग्राम होता है। भार एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान उसके स्थान बदलने पर नहीं बदलेगा, वो अचल रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, इसका प्रिंट जो खराब है ना, जिसकी वजह से PDF भी खराब आ जाता है। और अब आप लोग का कंप्लेंट रहेगा कि PDF क्लियर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये पेज ही ऐसा है, ठीक है। जिसका पेज क्लियर है वो PDF आपका क्लियर मिलेगा। अब है दूरी एवं विस्थापन करें तो देखिए, दूरी और विस्थापन एक ही चीज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है दूरी और विस्थापन में, समझिए, ठीक है। तो जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष माप की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, सीधी रेखा का मार्ग, है ना। तो अर्थात प्रारंभिक स्थिति वेक्टर एवं अंतिम स्थिति वेक्टर के अंतर को परिभाषित करता है। इसीलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रदर्शित किया जाता है। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। विस्थापन में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है, परंतु अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब वह एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। चाल और वेग समझिए। चाल और वेग तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। प्रति इकाई में यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है।
चाल एवं वेग में अंतर ये है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। त्वरण किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, t समय पश्चात अंतिम वेग v हो, तो त्वरण बराबर होगा, यानी त्वरण a बराबर होगा v फैक्टर माइनस u फैक्टर बाई t, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब है न्यूटन के गति के नियम को देखिए। पिंड अथवा वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किया है। न्यूटन ने 3 नियम, इन नियम को न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा होती है। न्यूटन के जो गति का नियम होता है वो बल की परिभाषा होती है और वस्तु पर लगाए गए बल उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम देखिएगा। प्रथम नियम कहता है कि कोई विराम अवस्था वस्तु विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रथम नियम के अनुसार कोई विराम अवस्था की वस्तु वो विराम अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो कोई वस्तु उस पर आकर कोई बल नहीं लगाता है, तब तक वो परिवर्तित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था रहने के अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। किसी वस्तु के विराम अवस्था रहने अथवा गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति का कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसके जड़त्व भी अधिक होंगे। अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम देखिए। न्यूटन गति का दूसरा नियम देखिएगा तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण उपस्थित होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? त्वरण। प्रयोग द्वारा ये देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर m इंटू a। इस समीकरण को ही न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहते हैं। एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन। 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। न्यूटन गति का तीसरा नियम देखिएगा। तीसरा नियम कहता है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने की क्रिया को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अतः न्यूटन का तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब है संवेग। संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक। संवेग परिवर्तन देखिएगा तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होगा। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। संवेग में जो परिवर्तन होगा वो सदैव बल की दिशा में, और ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। स्पष्ट है कि बल जो है
वो समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन बटा समय के। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो उसका प्रारंभिक संवेग mu होगा। t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग भी हो जाता है, अतः वस्तु का अंतिम वेग mv होगा। संवेग में परिवर्तन बराबर mv माइनस mu होगा। F जो है समानुपाती होगा mv माइनस mu बाई टी के। F समानुपाती होगा mv माइनस mu बाई टी के, यानी कि F समानुपाती m इंटू v माइनस u बाई टी। F समानुपाती हो जाएगा m इंटू ए, या F बराबर हो जाएगा KMA। तो SI में स्थिरांक K का मान 1 होता है, तो F बराबर 1 इंटू m इंटू ए हो जाएगा, और F बराबर ma आप लिख सकते हैं, F बराबर ma। तो जो कि न्यूटन का गति द्वितीय नियम है, F बराबर ma क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम। संवेग संरक्षण का नियम समझिएगा। तो संवेग यदि दो अथवा दो से अधिक पिंड के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर यानी संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। कार्य की बात करें तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसको कार्य कहते हैं। और बल लगाने पर वस्तु की जो स्थिति होती है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर होगा बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः W, F तथा S से निर्दिष्ट किया जाए तो W बराबर F इंटू S हो जाएगा, और यदि F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उसमें थीटा कोण बना रहा हो तो थीटा कोण अगर बनाएगा, अगर थीटा कोण बनाता है तो उसके लिए नियम है कि किया गया कार्य W बराबर F cos थीटा इंटू S होगा। W यानी वर्क बराबर F cos थीटा इंटू S, जहाँ F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है, कार्य एक अदिश राशि है, जिसका मात्रक जूल होता है। 1 न्यूटन का बल, अगर 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। यानी 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। अब है आपका शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, तो यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर, उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। और शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व सामर्थ्य भी होता है। एक अश्व सामर्थ्य बराबर 746 वॉट होता है, 746 वॉट। अब है ऊर्जा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, तो किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता ये प्रदान करती है। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। अब हम समझते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। और यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम और चाल v मीटर प्रति सेकंड है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा KE यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर होगा 1/2 mv²। वही स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो यह वह ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे स्थिति में लाई जाए
तो इस दौरान किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m द्रव्यमान होगा, g गुरुत्वीय त्वरण होगा और h ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद आगे है, इसके प्रश्न को हम क्लियर कर लेते हैं। 40-50 क्वेश्चन है, इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति को कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने का प्रयोग करता है। साधारण यंत्र, जिसको आप सिंपल मशीन बोलते हैं, तो वह किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। साधारण यंत्रों के कुछ उदाहरण हैं। साधारण यंत्र बराबर गरारी, पहिया या धुरी, उत्तोलक, पेंच। ये सभी कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो होगी वो बढ़ेगी। एक व्यक्ति गहरी सांस लेता और तराजू की जो रीडिंग होगी वो तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होता है और 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी, व्यक्ति के घनत्व में कमी होगा। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन नहीं है। वो सदिश राशि होता है कि वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशि हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग सभी सदिश राशि हैं, जबकि आयतन आपका अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति। गति एक सदिश राशि नहीं है। वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि है आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि दाब है, इसमें अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? दाब है। तो वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि होगा आयतन, दाब, चाल, दूरी, ऊर्जा, कार्य, ये सभी अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बल गुणनफल है। बल गुणनफल है त्वरण और द्रव्यमान के। बल गुणनफल है द्रव्यमान गुणे त्वरण। वह बल वो धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, यानी F बराबर होता है m × a। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क बल, इसमें से चुंबकीय बल होगा। गैर संपर्क बल वो बल होता है जो किसी वस्तु पर उसके साथ किसी भी भौतिक संपर्क के बिना कार्य करते हैं। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है। ये बल एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है, जबकि घर्षण बल, प्रभावी बल, ये सभी संपर्क बल का उदाहरण है। गैर संपर्क बल में वस्तु के एक दूसरे के साथ संपर्क होने की संभावना कम होती है। आगे है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी। तो 6 हो जाएगा। कैसे समझिए? घन का आयतन होता है LQ। LQ होता है यानी कि 3 आपका होता है घन की एक भुजा या किनारे की लंबाई। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² हो जाएगा। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल 6l²। तो आपस में दोनों समान होगा, इसीलिए LQ बराबर 6l² यानी कि L बराबर 6 हो जाएगा।
ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब है? ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में कौन अतः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो सूर्य की ऊर्जा से एक तो आपका नाभिकीय भी नहीं होता है और भूतापीय ऊर्जा भी नहीं होता है, बाकी बायोमास और पवन ऊर्जा तो है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि ये पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय विक्रिया से भी उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होता है। किसके द्वारा? परमाणु नाभिक के द्वारा। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियां या विखंडन एवं संलयन द्वारा उत्पादित हो सकती है। स्पष्ट है कि भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा दोनों ही सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, जबकि बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा सूर्य के द्वारा उत्पन्न है। हवा की ऊर्जा होती है, तो हवा की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा यानी विंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बहती वायु से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की को चलाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। जो घर्षण बल है ये स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है और घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक भी कहा जाता है। जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और इसीलिए कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिसके उष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब है 17 नंबर प्रश्न, देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऊर्जा का रूपांतरण है और युक्ति और प्रक्रम दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। उष्मा से वैद्युत हो जाएगा सौर सेल। वैद्युत से ध्वनि आपका लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से उष्मा नाभिकीय रिएक्टर और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, तो ये हो जाएगा आपका ईंधन दहन। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। उष्मा से वैद्युत सौर सेल, वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से उष्मा नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ईंधन दहन। अब है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को गैलीलियो ने परिभाषित किया। किसने? गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी गति है। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंड और वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम को जो है प्रतिपादित किया। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है तो जड़त्व के नियम से। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है, बाह्य बल। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो स्थिरता का जड़त्व। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाता है यात्री, इसका कारण है यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है।
एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जो हैं वो बाईं ओर झुक जाएंगे। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। इसे जड़त्व के नियम के आधार पर समझा जाता है। बस के सीधे रास्ते पर चलने के दौरान यात्रियों का शरीर भी एक सरल रेखीय गति पर गतिमान होता है और अचानक दाईं ओर मुड़ने पर अपनी सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है, जिसके फलस्वरूप यात्री बाईं ओर झुक जाता है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये विश्राम की स्थिति से संबंधित है। स्थित विज्ञान यांत्रिकी की वो शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में ला सकता है। कारण कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इस संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आंसर आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए इसे समझते हैं कैसे नहीं है। जो घर्षणहीन पृष्ठ है, घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में मतलब उल्टा दिशा में वो गति करने लगेगा और ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के आधार पर समझा जा सकता है। न्यूटन गति के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए सदैव समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम तीसरे नियम को ही पढ़े थे इसीलिए। और इस प्रकार आपका ए सत्य है और आर संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लेख है जो पूर्णतः सत्य है। अतः ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं, पैर टिकाकर। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। अगला प्रश्न है कि जब एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलाते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा तो 200 न्यूटन। कहने का मतलब है कि नियत वेग का अर्थ है कि लकड़ी के बक्से के वेग परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण शून्य है। तो न्यूटन के गति विषय के प्रथम और द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उस पर लगने वाली परिमाणी बल भी शून्य होगा। यहाँ दो मुख्य क्षैतिज बल हैं। पहला आगे की ओर लगाया गया बल 200 न्यूटन और पीछे की ओर गतिज घर्षण बल। तो पीछे की ओर गतिज घर्षण बल यानी सीमांत घर्षण बल फर्श द्वारा लकड़ी के बक्से पर लगा है। क्यों? क्योंकि परिमाणी बल शून्य है, अतः गतिज घर्षण बल 200 न्यूटन है। इसीलिए इस स्थिति में बक्से पर पीछे की ओर लगने वाला गतिज घर्षण बल यानी सीमांत घर्षण बल 200 न्यूटन होगा, जो लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। 26 नंबर समझिए कि निम्न कथन पर उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। कहने का मतलब कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने से के बाद घर्षण कम होता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है गोलकीपर को। जो फुटबॉल का खेल होता है, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल में तेज गति से आ रही फुटबॉल को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। और आप सब में से कई लोग अगर फुटबॉल या फिर बैट बॉल खेलते होंगे तो वो करते होंगे। इस प्रकार गोलकीपर मतलब गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है और इस प्रकार फुटबॉल में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और इस कारण तेज गति से आ रही फुटबॉल का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है।
और अगर फुटबॉल को अचानक रोका जाता है, अगर फुटबॉल को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही फुटबॉल का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है। उस स्थिति में फुटबॉल में संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी और उसे लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे गोलकीपर की हथेली में चोट लगने की आशंका भी होती है। और ये अनुप्रयोग गति के द्वितीय नियम पर आधारित है, गति के द्वितीय नियम पर। प्रत्येक क्रिया के लिए प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। दो पिंड के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं, बल सदैव युगल में। साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल जो है जिम्मेदार है। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है, लेकिन दिशा बदलती है। दिशा एवं वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। दिशा एवं वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी धागे से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर घुमाता है, तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, एक निश्चित चाल से, और प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। प्रत्येक बिंदु पर दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो पत्थर को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। किसकी ओर? केंद्र की ओर। और इस बल को हम अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी की आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। अगला है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है और इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, उच्च से निम्न की ओर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवन की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है और ये ध्रुव पर सबसे ज्यादा विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। ध्रुव पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर नहीं होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार इसे प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना। कैसे? चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि वो द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान n है, तो नाव और व्यक्ति का कूदने का पूर्व संवेग 0 हो जाएगा। व्यक्ति जो होगा, व्यक्ति के कूदने के बाद दोनों का संवेग m × 5 माइनस n × 0.5 यानी कि m × 5 माइनस n × 0.5 बराबर 0 हो जाएगा। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से है, इसीलिए n × 0.5 बराबर m × 5 बराबर क्या हो जाएगा? n और m हो जाएगा और 0.5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे इस पॉइंट हटा के 0 लेकर 50 हो जाएगा, 5 देंगे 50, यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। अब है कि एक 0.12 kg द्रव्यमान की एक गेंद जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है कि डी ब्रॉगली तरंगधर क्या होगी? तो इसका डी ब्रॉगली तरंगधर 2.76 × 10⁻⁴ मीटर होगा। मीटर की बात करें तो यहाँ पे m दिया हुआ है यानी मास, आपका मास दिया हुआ द्रव्यमान 0.12 ग्राम, भी वॉल्यूम दिया हुआ है 20 और लैम्डा बराबर आपसे पूछा है, डेल्टा बराबर पूछा है। तो h प्लैंक स्थिरांक है, h प्लैंक स्थिरांक का वैल्यू है 6.626 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। तो संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुने वेग, संवेग बराबर डी ब्रॉगली तरंगधैर्घ्य होगा h/p बराबर h/mv। अब आप निकाल सकते हैं डी ब्रॉगली तरंगधैर्घ्य
डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बराबर आंसर हो जाएगा 2.76 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। अब है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटर, एक ट्रक, एक कार, एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जा समान है और यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो रुके तो x बराबर y बराबर z हो जाएगा। कैसे? अगर किन्हीं वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, किन्हीं वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाता है तो वो समान दूरी पर ही रुकेगी। x, y और z आपस में बराबर होंगे। दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? उनके वेग का अनुपात 2:3 होगा। कैसे? चलिए इसको भी समझते हैं। तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, इसीलिए द्रव्यमान m होगा। तो माना कि पहली वस्तु v1 और दूसरा v2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली वस्तु का गतिज ऊर्जा सेम, बस 1 लगा दीजिएगा, k1 बराबर 1/2 mv² फर्स्ट। दूसरा का भी फॉर्मूला सेम ही होगा 2 लगा के, तो k1/k2 कीजिएगा तो निकल के क्या आएगा? k1/k2 हो जाएगा 4/9, 4/9 हो जाएगा ना, 4/9 हो जाएगा। तो v1 और v2 बराबर 4/9 है तो आपका v1/v2 को जब हम अंडर रूट करेंगे तो कितना? 2/3 आ जाएगा, 2/3। साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। क्यों? साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि जो पहिया होता है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। संस्पर्श क्षेत्र के घटने से घर्षण बल कम लगता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण के रूप में। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोटनिक। और लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना ज्यादा आसान होता है, लोटन करना, चूंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए अधिकांश मशीन में सर्पण को बॉल बेयरिंग उपयोग द्वारा लोटन से प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखा साइकिल में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का प्रयोग इसके समान उदाहरण है। ये सभी इसके उदाहरण हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R। जब कार सीधी से समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह R के बराबर होगा। कहने का मतलब कार विराम अवस्था में या सीधी समतल सड़क पर क्षैतिज गति के दौरान ऊर्ध्वाधर संतुलन में रहती है, ऊर्ध्वाधर संतुलन में, और इसका भार चारों पहियों पर समान रूप से विपरीत रहता है, जिससे सड़क दोनों ही स्थितियों में पहियों पर समान प्रतिक्रिया देती है। ऐसा न होने पर बल आघूर्णन उत्पन्न होने से कार अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अगला प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, तो ये होगा बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3 आंसर होगा। देखिएगा कि जो वृत्ताकार पथ पर चलती हुई किसी वस्तु पर अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दोनों ही कार्य करते हैं, जो विपरीत प्रभाव से वस्तु को संतुलित रखता है। और यदि कोई गाड़ी वृत्ताकार पथ पर वांछित चाल से सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, मोड़ पर, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। और एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर यदि सड़क का बाहरी हिस्सा उठा हुआ नहीं है तो तीव्र गति वाला वाहन बाहर की ओर फिसलेगा, तीव्र गति वाला, और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। अगला है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि
क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, इसीलिए समतल जमीन जो है, समतल जमीन एवं गेंद के मध्य उपस्थित घर्षण बल गेंद की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः गेंद कुछ दूर पर लुढ़कने के पश्चात रुक जाता है। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है और अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। तो पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? तो पूरी यात्रा में बस की जो औसत गति होगी 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होगा, यानी कि कुल दूरी प्रथम आधी जो होगा वो d/2 होगा और कुल दूरी की अन्य आधी होगा d/2। तो प्रथम आधी दूरी तय करने में लगा समय, दोनों का कर लेंगे हम कैलकुलेशन, दोनों का करेंगे, और अन्य आधी दूरी तय करने में लगा d2 बराबर कर लेंगे। तो d1 और d2 इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा t बराबर d इंटू v1 प्लस v2 बाई 2v1 v2। और पूरी यात्रा में बस की जो औसत गति होगी वो होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत गति यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको आपको जो है करना होगा न्यूमेरिकल टाइप में। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण बराबर होता है a बराबर v माइनस u बाई टी। v क्या है? कण का अंतिम वेग, u है कण का प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा 14,000 न्यूटन। यह भी प्रश्न पूछा गया था। समान त्वरण वाली वस्तु की गति के लिए सूत्र होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ पे u जीरो होने पर तो s बराबर हाफ at स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है s दिया हुआ है 400, हाफ a नहीं दिया हुआ है, t आपका दिया हुआ है, तो 20 स्क्वायर ले लीजिएगा। तो निकालेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड a बराबर, अर्थात ट्रक का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और अब न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम के अनुसार बल F बराबर m में हो जाएगा। तो द्रव्यमान 7 टन है, 7 टन बराबर 7000 किलोग्राम, तो F बराबर होगा ma। तो F बराबर ma क्या होगा? m 7000 है और a हो जाएगा 2, तो 14,000 न्यूटन आ जाएगा। इस प्रकार ट्रक पर लगने वाला बल 14,000 न्यूटन होगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य आपका हो जाएगा 2100 जूल। कितना? 2100 जूल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं W बराबर होता है F इंटू एस बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F लगाया गया बल न्यूटन में, S विस्थापन यानी दूरी मीटर में, W किया गया कार्य जूल में और थीटा बल एवं विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण होगा। समझ गए? तो F यहाँ पे 140 न्यूटन है। खेत की लंबाई 15 मीटर है। बैल हल को खेत की लंबाई की दिशा में खींच रहा है, तो बल और विस्थापन की दिशा एक ही है, इसीलिए W बराबर 140 गुने 15 यानी 2100 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ पे थीटा का मान नहीं दिया हुआ इसलिए 0 होता। 15 मीटर लंबाई तक खींचने में किया गया कार्य 2100 जूल होगा। कितना? 2100। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन का। वॉशिंग मशीन का वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण एवं अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत यानी केंद्र के बाहर की ओर होता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्री बल है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्री बल है। क्या है? अपकेंद्री बल। अब अगला चैप्टर आपका है गुरुत्व के अधीन गति, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल आपका SPD बिहार स्पेशल जो है वो कंप्लीट हम टॉपिक वाइज से लेके MCQ वन लाइनर जितना भी है 1 से लेके 95 पेज है उसमें सारा हम कंप्लीट करके एक ही वीडियो के मैराथन में आपको हम कल शाम तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।